लेवल अप की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। एक स्टोन मॉन्स्टर एक डंजन में से बाहर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उससे निपट रहे होते हैं, जिनमें 8 ई रैंक के हंटर्स होते हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर होता है और उनके पास 2 हीलर्स होते हैं, जिनमें से एक जूही होती है। जिनवो जूही की तरफ देखता है और कहता है, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है हमें उस डंजन से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उस ड्रामा से बाहर निकली है, और ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही जिनवो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने उस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिनवो अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, ये वाला बॉस अभी जिस डंजन में जिस बॉस से लड़कर आ रहा हूँ उससे 1 रैंक लोअर है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। फिर जिनवो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिनवो की तलवार उड़ती हुई इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर्स का सीन दिखाते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे, अगर कोई हाई रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया। जबकि डी रैंक वाला टैंक भी उसको भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही उसे पीछे से हील कर रही होती है और उसे कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो, हमारा हीलिंग मैजिक भी खत्म होने वाला है। और उसी वक्त जिनवो की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है, जिससे वो स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे कहते हैं, हमें लगता है कि हमारा अटैक काम कर रहा है, बस हमें थोड़ा सा और जोर लगाना है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते वो पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो सारे हंटर्स हुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने इसको हरा दिया। डी रैंक वाला हंटर कहता है, थोड़ी देर पहले तो इस पर हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक इस पर हमारा अटैक काम कैसे कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अटैक से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अभी इस पर किसी और ने अटैक किया है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर गिर गया है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के टुकड़ों में उसे उस तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिनवो ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिसे 10 हंटर्स मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसको हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा? वो क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है, क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका? वो सोल्जर टैंक से कहता है, अभी मेरे साथ एक हंटर था, ये टूटी हुई तलवार उसके पास थी, लेकिन जिनवो वहाँ से जा चुका होता है। सोल्जर टैंक से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। टैंक सोचता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुपकर हमें देख रहा था? जबकि जिनवो ये सोच रहा होता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक ही हिट से एक बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और साथ ही जिनवो के स्टैट्स वाली विंडो दिखाते हैं, जिसमें उसका लेवल 18 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 48% पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिनवो अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस चला जाता है और वहाँ पर भी वो वर्कआउट कर रहा होता है, और अब उसके पास मसल्स भी हैं और 6 पैक्स भी हैं। वो चिन अप्स और पुशअप्स कर रहा होता है। एक नर्स जैसे कमरे में दाखिल होती है, जिनवो सामने पुशअप्स कर रहा होता है। वो शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। जिनवो उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है, जबकि वो नर्स चुपके से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था क्या इसकी बॉडी पहले भी ऐसी थी? नर्स जिनवो से कहती है, क्या आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो? जिनवो से कहता है, हाँ, मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। वो नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल जिनवो के सामने करती है और उसे कहती है, अगर तुम बुरा न मनाओ तो क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिनवो भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो नर्स उसे कहती है, अगर तुम्हें इससे कोई मसला नहीं तो मुझे अपना नंबर दे दो। जिनवो ये सोच रहा होता है, शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो इन्होंने मुझे बाद में सेंड करने होंगे, चलो इसे नंबर दे देता हूँ। और फिर जिनवो उसके मोबाइल में उसे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिनवो के घर का होता है, जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो जैसे बाहर जाने लगती है, जिनवो भी अपने कमरे से सोता हुआ उठकर बाहर आ जाता है और जिना से कहता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? जिना उसे कहती है, हाँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो तुम भी उठ गए? जिनवो उसे कहता है, हाँ, मैं तो सुबह से ही उठा हुआ हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते हुए आती हुई कारों का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आ जाना। जिना भी उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो? जिनवो उसे कहता है, हाँ, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिना उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा तो साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता है। जिनवो उसे कहता है, तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो, अब बस करो, अब चुपचाप स्कूल जाओ और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जिना उसे कहती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और वैसे भी ये अम्ब्रेला बहुत ज्यादा भारी है। जिनवो उसके बैग में रखते हुए उसे कहता है, ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है, इतना भी भारी नहीं, इसे अपने साथ ही रखो। वो अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और उसे बाय बोलते हुए स्कूल भेज देता है। फिर वो अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है तो उसकी डेली की क्वेस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिनवो कहता है, इस रनिंग को मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा।
फिर जिनवू अपने मसल्स की तरफ देखता है और कहता है मेरे मसल्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि जितना मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। फिलहाल मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 48% पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ स्टैट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर दिया है। अगर मैं इसी तरह पॉइंट्स को ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस तरह का दिखने लग जाऊं। जिनवू कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बाकी के स्टैट्स में भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और एसेंस भी चाहिए। फिर वो अपने 12 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि अपनी एजिलिटी में 8 पॉइंट्स ऐड करता है और अपनी सेंस में 2 पॉइंट्स ऐड करता है। उसी वक्त जिनवू के मोबाइल पर कॉल आती है। जिनवू कहता है क्या ये मेरे गिल्ड की तरफ से है, लेकिन असल में वो कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है तो उसका मकान मालिक उसे कहता है तुम काफी दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। जिनवू उसे कहता है मैं डंजन में जख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। मकान मालिक उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अक्सर जख्मी होकर ही आते हो, मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूं, तुम नेक्स्ट मंथ दोगे। जिनवू से कहता है नहीं, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसी महीने आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं। कॉल कट करने के बाद जिनवू कहता है अगर मुझे वाकई में डबल वेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा, क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और पावर होगा और आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे और उनके अंदर से उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल कोर निकलेगी जो नॉर्मल से ज्यादा महंगी बिकती है और इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में दाखिल होना होगा। इसीलिए लो रैंक की डंजन जैसे कि ई रैंक और डी रैंक की डंजन होती है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा हैं। और हम जैसे ई रैंक के हंटर्स को तो कोई भी गिल्ड अपने गिल्ड में नहीं लेता, और अगर कोई अपने गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लाइक। लेकिन अब जबकि मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या दुनिया को मुझे बताना चाहिए कि मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मैं दूसरी हाई रैंक की डंजन्स में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है, और लोगों को तो इस तरह की बातें करने की आदत है, वो इस बात का बतंगड़ बना देंगे। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नजरें मेरे पर हमेशा लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि एक ऐसा हंटर है जिसे एक्सपीरियंस मिलता है और उसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता, मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपा कर रखना होगा। जिनवू अपना मोबाइल निकालता है और कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले जाकर किसी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लूं। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक अटैक फोर्स में सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। एक अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिनमें से 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिनवू जैसे वहाँ पर पहुँचता है, उस अटैक टीम का लीडर जिसका नाम डॉन सुक होता है वो उसे वेलकम कहता है। जिनवू उसे अपना नाम और अपना रैंक बताता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वहीं पर 2 और भी हंटर खड़े होते हैं जो कि उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बॉस हमें इसके बारे में पता है, ये तो बहुत ही फेमस हंटर है। दूसरा उसे कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका। दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस उनसे कहता है बस भी करो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटैक फोर्स के नंबर्स पूरे होने चाहिए। बॉस जिनवू से कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर ही बता दिया था, ये एक सी रैंक की डंजन है और तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास अपने बंदे कम है, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख शुआन दूंगा। जिनवू उन सब की तरफ देखता है और कहता है इनके पास 5 सी रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 4 डी रैंक के हंटर्स हैं। साथ ही वो रूल के बारे में बताता है कि एक डंजन में एक अटैक फोर्स ले जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, जिनमें से 5 कम से कम सी रैंक के होने चाहिए। उसी वक्त जिनवू के पास एक डी रैंक का हंटर आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पर सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिनहो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पर डी रैंक्स में से सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिनहो ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने होते हैं। जिनवू इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये किसी अमीर शख्स का बच्चा है। जिनवू कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन कर देता है और बॉस से कहता है अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे कहता है तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है, इसमें हमारा खाना और बाकी की चीजें हैं, तुम इसे उठा लो। जिनवू बॉस से कहता है क्या हम लोग अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाएंगे। बॉस से कहता है नहीं, ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए कोई भी हीलर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। वैसे भी हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं, अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाते। जिनवू उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखता है तो इसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर इस डंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पर नहीं डालूंगा। जिनवू कहता है इनके पास तो कोई हीलर भी नहीं, इसलिए इस लाइन को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी के हंटर्स बॉस से कहते हैं बॉस चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले
वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हो जिन्वू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्वू उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। फिर जिन्वू उनके बैग्स उठा लेता है। फिर वो सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। जिन्हो जिन्वू से कहता है यहाँ पर जो बॉस था, जो काम करवा रहा था, उसने 9 करोड़ वॉन लिए और यहाँ से चला गया, ओवरसीज चला गया है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे, वो सारे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिन्वू उससे कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्हो फिर से जिन्वू से कहता है ये दोनों बैग्स तो बहुत ज्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिन्वू से कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उठा लूंगा। जिन्हो जिन्वू से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहते हो? जिन्वू से कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज्यादा बोल रहे हो। जिन्हो हंसते हुए से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? असल में लोग मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हंटर बनना मेरी एक हॉबी है। जिन्वू उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पक रहा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं हम लोग पहुंच गए। वो सारे कहते हैं इस डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है। बॉस का साथी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये एक सी रैंक की डंजन है? बॉस उसे कहता है हाँ मुझे पक्का पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते और जाते देखा है। जिन्हो डंजन के गेट को देखकर घबरा जाता है। जिन्वू से कहता है क्या तुम डंजन में पहली बार आए हो? जिन्वू से कहता है डंजन के गेट के साइज का बड़ा होना मैटर नहीं करता, गिल्ड वाले उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को कौन सा रैंक देना है। बी रैंक या उससे ऊपर की रैंक की डंजन्स को सिर्फ बड़े हंटर गिल्ड्स वाले ही सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें सही बात बताऊं तो मेरा भी ये पहली बार है, मैं अभी सी रैंक की डंजन में पहली बार जा रहा हूँ। बॉस उनसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे बॉस के पीछे उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 8 के साथ। जिन्वू कुछ पैसे कमाने के लिए एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जिसमें टोटल 10 लोग होते हैं। वो लोग एक सी रैंक की डंजन में जाते हैं। उस अटैक फोर्स के बॉस का नाम डोंगसुक होता है। डोंगसुक उनसे कहता है चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे लोग डंजन के गेट से अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डंजन के अंदर जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। डोंगसुक अपने दोस्त से कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मेरे लिए कुछ लाइट जलाओ। उसका दोस्त अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर क्रिएट करता है जिससे डंजन में लाइट हो जाती है। वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी सुरंगें होती है और सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है? जिन्हो जिन्वू से कहता है क्या कोई ऐसी डंजन भी होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते? जिन्वू से कहता है जरा खामोश रहो, मुझे कोई आवाज आ रही है। जिन्वू साथ ही सोचना शुरू कर देता है और कहता है अगर यहाँ पर अंधेरा है तो इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स नहीं है, ऐसा है कि मॉन्स्टर्स ने अपने आप को अभी तक जाहिर नहीं किया। नॉर्मली डंजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं, लेकिन अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हो जिनको अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी आंखें ही नहीं होती, तो ऐसी डंजन्स उन मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। साथ ही जिन्वू चिल्लाकर उन सब से कहता है इस डंजन के मॉन्स्टर्स इंसेक्ट टाइप हैं, यानी कि 4 टांगों वाले कीड़े मकोड़े। ये सुनते ही बाकी के सारे हंटर्स भी रेडी हो जाते हैं। वो सारे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी चींटी का घोंसला हो, और साथ ही उन्हें बहुत सारी चींटियों के चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पता नहीं कौन सी टनल में से वो बाहर निकलेंगी, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रही। जिन्वू फिर चिल्लाकर उन सब से कहता है वो सामने से नहीं आ रही बल्कि ऊपर से आ रही है। ऊपर की तरफ भी एक टनल होती है जिसमें से वो सारी चूड़ियां नीचे की तरफ आ रही होती है। बॉस उन सब से कहते हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और उन सबको नीचे लेकर आओ। फिर उन सबको मारते हैं। फिर वो सारे उन चूड़ियों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू वहीं पर बैग पकड़कर खड़ा होता है और उन सबको एनालाइज कर रहा होता है। जिन्वू कहता है इन सारे सी रैंक के हंटर्स का आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इनको अपने साथ हीलर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बॉस तो बहुत ही अच्छा है, डोंगसुक इनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और बाकी के हंटर्स भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। फिर वो जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है जिन्हो हालांकि इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे और महंगे हैं, इस वजह से ये भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर सामान पकड़ कर खड़ा हूँ। उसी वक्त एक चूंटी उसकी तरफ भी आती है। जिन्हो उस चूंटी को किक मारता है और वो चूंटी मर जाती है। डोंगसुक अपने साथियों से कहता है हम लोग इंटरेस्ट को क्लियर करने के बाद वापस चलेंगे, इसलिए जल्दी करो और इस इंटरेस्ट को साफ करो। जितने भी मॉन्स्टर रह गए हैं सबको मार डालो। थोड़ी देर में वो सारी चींटियों को मार देते हैं। बॉस उन सब से कहते हैं जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो, फिर हम इन सारे क्रिस्टल्स को 9 लोगों में बांट देंगे। बॉस के साथी कहते हैं ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, ये सभी में क्रिस्टल्स बांटे जाएंगे। डोंगसुक जिन्वू के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जिन्वू से कहता है मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। डोंगसुक उसे कहता है तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही तेज है।
बॉस जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं और छोटी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसी वक्त बॉस का एक साथी उसे कहता है बॉस यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ग्राउंड पर चूंटियों के टुकड़े पड़े होते हैं। दोस्त उसे कहता है बॉस ये टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए क्योंकि हम लोग या तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर तलवारों का। डांगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ऐसा किसने किया होगा? क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ रहे थे या फिर ऐसा हो सकता है कि इस डंजन में इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं या फिर इस डंजन के बॉस ने ये सब कुछ किया होगा। असल में उन चूंटियों की ये हालत जिन्वू ने की है क्योंकि वो उनको किक्स मार रहा था जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जिन्वू जिन्हो से पूछता है तुम्हारी ये शील्ड और ये तुम्हारी तलवार ये बहुत ज्यादा महंगी लगती है। जिन्हो से कहता है असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिन्वू से कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन्वू डांगसुक की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। फिर वो सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ते हैं। जिन्वू कहता है इस डंजन का लेआउट बिल्कुल एक मेज की तरह का है, इसलिए हमें ज्यादा फाइट का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे भी मुझे इस सब से क्या लेना देना है, मेरा काम सिर्फ बैगेज को उठाना है। मुझे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो मुझे फाइट करने की क्या जरूरत है। लेकिन साथ ही जिन्वू कहता है मेरा सिस्टम मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि छिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पर छिपकली कौन सी है, या तो वो बॉस मॉन्स्टर छिपकली है या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी चींटियों की लाशें पड़ी होती है। डांगसुक उनसे कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी हैं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, इसीलिए तो डंजन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ। डांगसुक दूसरे हंटर से कहता है यहाँ पर जरा रोशनी करना। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी करता है। जैसी रोशनी होती है वो सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जाले लगे होते हैं जिनमें चींटियां लिपटी होती है। इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक मकड़ी होती है। उस मकड़ी ने पूरी टनल के अंदर जाले बिछा रखे होते हैं। डांगसुक उनसे कहता है हमें लगता है कि हम बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो साथ ही उस टनल में चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही डांगसुक उनसे कहता है हमारे हाथ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूम में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो हंटर्स उन माना क्रिस्टल्स को देखकर कहते हैं हालांकि इन माना क्रिस्टल्स की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स हैं, इनको बेचने पर काफी ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। डांगसुक उनसे कहता है मुझे लगता है कि 10 करोड़ वॉन तो मिल जाएंगे। बॉस का दूसरा दोस्त उसे कहता है अगर तुम इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डांगसुक के छोटे भाई का नाम डांगसू है, जो कि इससे हायर रैंक का एक हंटर है और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया, जहाँ पर जाकर वो डंजन्स को क्लियर करता है। डांगसुक उन सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इन सारे माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे भी पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हो जिन्वू से कहता है मुझे जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हो डांगसुक से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हो बॉस से कहता है आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हो के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? बॉस आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्वो को क्यों नहीं दिया जाएगा? डांगसुक हंसते हुए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि इस डंजन का बॉस है। डांगसुक जिन्हो से कहता है हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चींटियां खा ली हैं। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांगसुक अपने दोस्त से कहता है क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए से कहता है नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डांगसुक उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। फिर डांगसुक जिन्हो और जिन्वू से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं।
जिनहू बॉस से कहता है, क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डांगसुक से कहता है, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिनहू ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से भी बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिनहू कहता है, ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांगसुक के पास अपने 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिनहू हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डांगसुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, वो अपने दोस्त से कहता है, रूम की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, जिससे जिनहू और जिनहो दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। जैसे दरवाजा ब्लॉक होता है, जिनहू कहता है, तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि छिपकली से सावधान रहना। वो छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ अर्सा पहले जिनहू एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिनहू को इस बारे में बताया था। बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर्स छिपकलियों की तरह के होते हैं, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को भी हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो वो फिर से उग आती है। जिनहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिनहू से कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है। वो लोग हमें माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहती है। जिनहू सोच रहा होता है, अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रास्ते को खोलकर बाहर निकल भी जाती हैं, तो वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिनहू आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है, यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। और उसी वक्त दिखाते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डांगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहते हैं, अपने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक हंटर डांगसुक से कहता है, लेकिन हमें तो उन दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाते। डांगसुक उसे कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर हम उन दोनों को वहीं पर मारने की कोशिश करते तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता, जिसकी वजह से वो स्पाइडर डीमन जाग जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। ई रैंक के हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। और जब वो स्पाइडर डीमन उन दोनों को खा जाएगा तो वो वापस नींद में चला जाएगा और उसके बाद हम सब लोग डंजन में वापस जाएंगे और जाकर उन सारे माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे। और अगर वो बॉस उन दोनों को खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे और उस स्पाइडर डीमन को मारने के बाद जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सारे माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा उस लड़के जिनहू ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। माना क्रिस्टल से ज्यादा महंगे तो उसके इक्विपमेंट्स बिक जाएंगे, हम लोग उसके इक्विपमेंट्स भी साथ ले आएंगे। इसमें हमें तो फायदा ही फायदा है। और साथ ही डांगसुक अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, चलो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो किसका बेटा है। आखिर हम लोग उसके फ्यूनरल पर तो जा ही सकते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है।